हेलो बच्चों, टैलेंट मिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर की बेटा पार्ट 6 यानी बेटा 6 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जिस बच्चे को बेटा ये चैप्टर शुरू से पढ़ना है वह हमारी बैंकिंग की प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर को पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ सकता है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, हम पढ़ा रहे बेटा आपको कि आरबीआई साख का नियंत्रण कैसे करता है, और आज हम बच्चों आपको लेकर आ चुके हैं तीसरे पॉइंट पर। तो ध्यान से बिना देरी के बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। तो बच्चों ये आता है तीसरा पॉइंट, थर्ड, जिससे हमारा आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था में साख यानी उधार को कंट्रोल करता है। इसका नाम है बच्चों वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। सबसे पहले इसे नोट करने से पहले इसके बारे में समझते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। हमारे आधी स्क्रीन पर आ रहा होगा और हम आपको समझाते हैं बच्चों वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। बच्चों सभी व्यापारिक बैंकों में आप, मैं यानी साधारण जनता जाकर अपना पैसा जमा करती है। हम सभी साधारण जनता इन व्यापारिक बैंकों में जाके पैसा जमा करते हैं और वह इस पैसे के 3 टुकड़े करते हैं। 1 टुकड़ा किया जाता है यानी कि वह अमाउंट जो आरबीआई सीआरआर के रूप में ले जाता है। दूसरा अमाउंट होता है एसएलआर जो हम पढ़ रहे हैं। ये सभी व्यापारिक बैंकों को अपने पास मेंटेन रखना है। तीसरा वो अमाउंट जो बच जाता है जिसे व्यापारिक बैंक उधार दे सकता है। अभी फिलहाल हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे, एक एसएलआर और एक बैंक कितना उधार दे सकता है। ये बच्चों व्यापारिक बैंक एसएलआर वो राशि है जो सभी व्यापारिक बैंकों को अपने पास मेंटेन रखनी है, जिसमें से वह किसी को उधार नहीं दे सकता। एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंकों को अपने पास मेंटेन रखना है। क्या पता जो व्यक्ति पैसा जमा करके गए हैं, क्या पता अगर वह व्यक्ति पैसा लेने आए वापस अपना, तो वह एसएलआर के अमाउंट से दिया जाता है। अब एसएलआर का जो अनुपात होता है, जो प्रतिशत है, इसे आरबीआई डिसाइड करता है। तो बच्चों जितना ज्यादा पैसा एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास रखेगा उसका ऋण का अमाउंट उतना ही कम हो जाएगा। इसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल, एक अमाउंट से बताता हूं। जनता ने अपना पैसा बैंक में जमा करा 10,000 रुपए। अब 10,000 से हम मान लेते हैं 2,000 सीआरआर चला गया, बचे 8,000। अब हम इस 8,000 को समझते हैं। इस 8,000 में से 5,000 बैंक को अपने पास एसएलआर के रूप में रखने हैं। तो इस वक्त बैंक 3,000 तक उधार दे सकता है। अगर आरबीआई ने कहा कि अब एसएलआर का अमाउंट अब उसको बढ़ाना है, ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना है, व्यापारिक बैंक को, पहले वो 5,000 रखता था, अब मान लीजिए वो रखता है 6,000 रुपए, तो बैंक अब उधार कितना दे पाएगा? 2,000 रुपए। हम एसएलआर को जितना ज्यादा बढ़ा देंगे उतना ज्यादा ऋण की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी इकोनॉमी से। इससे अभिप्राय शुद्ध मांग जमा और सावधि देता, ये वो पैसा है जो जनता ने बैंकों में जमा करा के उस न्यूनतम प्रतिशत से है, मतलब परसेंटेज से है, और ये परसेंटेज डिसाइड आरबीआई ही करता है। जो व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये वो पैसा जो व्यापारिक बैंक अपने पास रखेगा नगद के रूप में, इसमें से उधार नहीं दे सकता। यह तरल परिसंपत्ति होती है, मतलब वह तरल परिसंपत्ति के रूप में रखता है, जैसे नगद के रूप में। केंद्रीय बैंक एसएलआर में परिवर्तन करके साख का नियंत्रण करता है, मतलब केंद्रीय बैंक इस टूल का भी यूज कर सकता है। एसएलआर को चेंज करेगा तो उससे क्या होगा कि व्यापारिक बैंक
कि ऋण कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए आरबीआई एसएलआर की दर के प्रतिशत में वृद्धि कर देता है। मतलब कि अब बैंकों अपने पास, व्यापारिक बैंकों को अपने पास ज्यादा पैसा रखना होगा। अगर वह बैंकों में ज्यादा नकदी रखेंगे तो वह उधार क्या दे पाएंगे? कम, जिससे इकोनॉमी में उधार की कैपेसिटी कम होने से साख का नियंत्रण हो जाता है और इस कारण व्यापारिक बैंकों की ऋण क्षमता गिर जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण होता है। तो बच्चों ये आता है नंबर 4, नंबर चौथा पॉइंट, साख को नियंत्रण करने के लिए। और आप देख सकते हैं इसका नाम है खुले बाजार की क्रियाएं। तो बेटा पहले समझते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है। बेटा खुले बाजार की क्रियाएं, जैसे एक साइड केंद्रीय बैंक है और एक साइड व्यापारिक बैंक है, इन दोनों के बीच में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंक को बेच देता है, या केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंक से वापस खरीद लेता है। आखिरकार ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या हैं? ये केवल आप ये मान लीजिए केवल एक कागजी दावे हैं, जिन्हें केंद्रीय बैंक जैसे व्यापारिक बैंक को देता है और व्यापारिक बैंक को उसके बदले में उनको नकदी देनी पड़ जाती है। राइट? अगर केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है व्यापारिक बैंक को, तो व्यापारिक बैंक को क्या करना होता है? यानी कि नकदी केंद्रीय बैंक को देनी होती है, जिससे कि व्यापारिक बैंक के पास में नकदी की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर उसके पास कम पैसा बचेगा तो वह उधार भी कम दे पाएगा। चलो जी, अब इसको हम लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय उस क्रियाओं से है जिसमें केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय होता है। क्रय मीन्स होता है खरीदना और विक्रय मीन्स होता है बेचना। मतलब केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के बीच सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, खरीदना और बेचने का कार्य होता है। पर कब और क्यों? केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग करके साख का नियंत्रण करता है। यानी बेटा यह उधार को कंट्रोल करता है। हमारा आरबीआई बैंक एक टूल है और वह इससे भी अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंक ज्यादा उधार ना दे दे, वह कंट्रोल करता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों, बेटा इस सरकारी प्रतिभूतियों की बात कर रहा है, प्रतिभूतियों की बिक्री व्यापारिक बैंकों के कोषों को कम कर देती है। अगर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को अगर सरकारी प्रतिभूतियां बेच देगा, जैसे मारकर मानिए ये उसने बेच दिया और उससे 30 रुपए ले लिए व्यापारिक बैंक से, तो व्यापारिक बैंक के कोष 30 रुपए से कम हो गए। राइट? तो बेटा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियां बेच देता है और उससे नकदी ले लेता है, जिससे व्यापारिक बैंक के पास नकदी बचती है कम। अगर उसके पास नगद कम बचेगा तो वह उधार भी क्या दे पाएगा? कम, जिससे व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में कम मात्रा में ही ऋण दे सकते हैं। अब ये हुआ कैसे? व्यापारी बैंक अब कम ऋण क्यों दे रहा है? क्योंकि केंद्रीय बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियां बेच दी और व्यापारिक बैंक से नकदी ले ली। अब जब व्यापारिक बैंक के पास नकदी कम बचेगी तो वह उधार भी कम दे पाएंगे। तो बच्चों अब आता है बच्चों हमारा 5वां पॉइंट। बेटा एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो भी बेटा मैंने आपको 3 और 4 पॉइंट बताए, जो 5वां पॉइंट बता रहा हूं ये मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं, वो दोनों भी क्वेश्चन के रूप में ही आएंगे।
जैसे देखिए बेटा एग्जाम में कैसा आएगा और मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया। रेपो दर के द्वारा आरबीआई साख का नियंत्रण कैसे करता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आएगा, जैसे पहले 2 पॉइंट कराए थे वो भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, रेपो दर बेटा क्या है बच्चों, रेपो दर और बैंक दर एक ही बोलकर पढ़ा दिया जाता है। ये एक ही है पर एक कारण से बिल्कुल अलग है। रेपो दर बेटा क्या है, जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है पर अल्पकालीन ऋण मतलब छोटे समय के लिए ऋण। अगर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन लंबे समय के ऋण देता है तो हम बैंक दर कहते हैं। बेटा ये सेम ही होता है। बेटा ध्यान से सुनिए, जब साधारण जनता व्यापारिक बैंकों के पास लोन लेने जाती है तो बेटा हमें वो ब्याज दर पे देते हैं, और वहीं जब बड़े व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेने जाते हैं उधार, तो बेटा उन्हें दिया जाता है रेपो दर पर। कौन से दर बेटा, रेपो दर। अगर हमारा केंद्रीय बैंक, अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ाएगा, अगर आरबीआई व्यापारिक बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देगा तो बेटा ये सारे के सारे व्यापारिक बैंक भी हमें ज्यादा ब्याज पर पैसा उधार देंगे, जिससे इकोनॉमी में ऋण लेना महंगा हो जाता है। चलो इसको बिना देरी के बेटा लिखते हैं और साथ के साथ समझते हैं। रेपो दर, रेपो दर वह दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, यानी छोटे समय के लिए उधार देता है। और देता कौन है, केंद्रीय बैंक। देता किसको है, व्यापारिक बैंक को। और अगर जनता को जरूरत है तो किसके पास जाएगी, व्यापारिक बैंक के पास। आरबीआई रेपो दर के माध्यम से साख का नियंत्रण करता है। आरबीआई रेपो दर के माध्यम से साख का नियंत्रण करता है। कैसे, रेपो दर के बढ़ने से, अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंक जनता के लिए ब्याज दर को बढ़ा देंगे, जिससे लोन क्या हो जाएगा, महंगा। यह व्यापारिक बैंकों को उनके ऋण की दर को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, अगर केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ाएंगे तो जितने व्यापारिक बैंक है उन सबको ब्याज दरें बढ़ानी ऑटोमेटिक पड़ जाएंगी। जो ऋणी कौन होते बेटा, जो ऋण लेने आएंगे, जो जनता को ऋण लेने में हतोत्साहित करता है, यानी बेटा वह ऋण जब देखते महंगा हो गया तो बेटा उल्टे पांव भग जाते हैं। और हम यही चाहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था कि आरबीआई साख यानी उधार को कैसे कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देगा और रेपो दर के बढ़ने से व्यापारिक बैंक ब्याज दर को बढ़ा देंगे। जब लोन महंगा हो जाएगा तो कोई भी जनता उधार लेकर मांग नहीं करेगी। ठीक है, आप हमारे वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दिया करें और एक प्यारा से कमेंट, और बेटा जितना ज्यादा हो सके उतना आप शेयर करो बच्चों। जितना ज्यादा आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उतना ही बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। जैसे आप देख रहे हैं बेटा मेरे इस चैनल पर बेटा कंप्लीट वीडियोस आ रही हैं बेटा। हम किसी प्रकार से शॉर्टकट का यूज नहीं कर रहे, बस आपका प्यार और आपके सपोर्ट की बच्चों जरूरत है।